हेलो गाइस, आ गया है हानली की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लो। नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हान ली ने पहले तो यही सोचा था कि अपना भेस बदलकर चुपचाप कुछ दवाइयां और जड़ी बूटियां ठिकाने लगा देगा और बदले में ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स बटोर लेगा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी जो तमाशा हुआ था उसके बाद तो पूरी भीड़ की आंखें चील की तरह उसी पर गड़ी थी। अब भेस बदलकर निकलना मतलब खुद आफत को दावत देना था। हाँ, हान ली ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी जगह पर खड़े खड़े कुछ देर सोच विचार किया। फिर वो बड़े ही शांत कदम बढ़ाते हुए उस हॉल से बाहर निकल आया। बाहर धूल उड़ रही थी और जानवरों से चलने वाली गाड़ियों के रुकने की एक बड़ी सी खाली जगह बनी थी। वहां पहुंचकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और सड़क के उस पार बड़े गौर से देखने लगा। जब वो पहले यहाँ आया था तो उसने इस रिच अरोमा पवेलियन नाम की जगह पर ढेला भर भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था तो उसे वो इमारत साफ नजर आ गई। वो कोई बहुत बड़ा महल जैसा नहीं था, लेकिन नीलामी घर के ठीक सामने उसकी अपनी ही एक ठसक थी। 3 मंजिल की उस इमारत के दरवाजे पर एक तख्ती लटकी थी जिस पर हाथ की सफाई से बहुत ही सुंदर अक्षर लिखे गए थे। हानली अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रहा और गौर किया कि आसपास की सारी इमारतें तो लोगों के शोर शराबे से फटी जा रही थी, लेकिन इस पवेलियन में ना तो कोई अंदर जा रहा था, ना कोई बाहर आ रहा था। सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। यही वो जगह थी जहां उस खूसट डुआन टियनरेन में उसे बुलाया था। हान ली के मन में उथल पुथल मची थी कि आगे बढ़े या वापस मुड़ जाए। नीलामी शुरू होने में अभी काफी वक्त पड़ा था, और जब तक वो उस डुआन टियनरेन की असली मंशा नहीं जान लेता तब तक उसका नीलामी में मन लगने से रहा। उसने अचानक अपनी आस्तीन झटकी और अपना हाथ बाहर निकाला। वो हाथ कोयले जैसा काला पड़ चुका था, क्योंकि उसी में उसने उस भारी भरकम डिवाइन एस इन्फ्यूज्ड माउंटेन की शक्ति को समाया हुआ था। हानली की भ्रुकुटियां तन गई। उस बूढ़े डुआन टियनरेन ने अपनी नजरों को छुपाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन हानली की कुशाग्र नजरों ने भांप लिया था कि उस बुढ़ाऊ की गिद्ध जैसी निगाहें लगातार उसकी आस्तीन पर ही टिकी थी। अरे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े को सिर्फ उसके काले हाथ में दिलचस्पी थी या फिर उसके पूरे बाजू में। अगर बात सिर्फ हाथ की थी तो पक्का वो उस पहाड़ जैसी शक्ति के पीछे पड़ा था, लेकिन अगर बात पूरे बाजू की थी। हानली का कलेजा धक से रह गया। उसे अपने बाजू का ख्याल आते ही उसने झट से अपना दूसरा हाथ उठाया और आस्तीन के ऊपर से ही अपनी बाह को सहलाया। उसे अपनी बाह में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था, पर सच तो यही था कि उस प्रोफाउंड हेवनली फ्रूट से बनी जादुई तलवार उसी बाह के अंदर कैद थी। ओह! क्या उस डुआन टियन रेन ने इस तलवार की गंध सूंघ ली थी? जैसे-जैसे वो इस बारे में सोच रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि इस प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर की वजह से इंसानों और फ्लाइंग स्पिरिट रेस समेत कितनी ही नस्लों की शामत आ चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ छोटी-मोटी नस्लों को तो बलि का बकरा बनाकर काट डाला गया था। हानली ने खुद उस तलवार की बर्बादी देखी थी, और वो जानता था कि अगर किसी दिन उसने उस तलवार को बिना खुद को नुकसान पहुंचाए चलाना सीख लिया तो इस पूरे स्पिरिट रेल्म में उसका मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ये तलवार उसके लिए उस रहस्यमयी छोटी बोतल के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज थी। यहाँ तक कि उसके जवान गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स भी इसके सामने पानी भरते थे। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस स्टोन ककू रेस के एल्डर ने उसके शरीर के अंदर छिपे इस खजाने को कैसे देख लिया। अगर वो देख सकता तो ख्यांग जी से जैसे दिग्गज भी इसे ताड़ लेते। जब तक वो खुद उस तलवार को बाहर ना निकाले तब तक तो उसे खुद भी उसका एहसास नहीं होता था। हो सकता है कि उस डुआन टियनरेन के पास कोई ऐसी अनोखी टेक्निक हो जो छिपे हुए खजानों को सूंघ लेती हो। वैसे भी वो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के उस धुरंधर के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं था। और तो और उस बूढ़े ने अपनी शक्ति का एक अंश उसके शरीर में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इस कड़े पहरेदार क्लाउड सिटी से भागना नामुमकिन था। अब तो बस वही होना था जो मंजूर खुदा होगा। अंत में हानली ने अपने दिल पर पत्थर रखा और रिच अरोमा पवेलियन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने मन को तसल्ली दी कि अगर उस बूढ़े को तलवार चाहिए भी होगी तो कम से कम वो उसकी जान तो अभी नहीं लेगा। जैसे ही हानली ने उस पवेलियन के अंदर कदम रखा, उसकी मुलाकात क्रिस्टल रेस के एक नौजवान से हुई जो दरवाजे पर ही पहरा दे रहा था। वो लड़का कोर फाउंडेशन स्टेज पर था, और उसे देखते ही वो बत्तीसी दिखाते हुए मुस्कराया। उस क्रिस्टल नौजवान ने बड़े ही अदब से बोला, सीनियर ली, सही कहा ना? एल्डर डुआन चौथे वीआईपी कमरे में आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे आइए। हानली ने कमरे के पहले फ्लोर को चारों तरफ से खुपतारा। वहां की दीवारों से हल्की नीली रोशनी फूट रही थी, और वो कमरा एकदम खाली था। न कोई कुर्सी, न कोई मेज। वो चुपचाप उस लड़के के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां एक कमरे के बाहर सुनहरी रोशनी का घेरा बना हुआ था।
उस क्रिस्टल लड़के ने अपनी उंगलियों से हवा में एक निशान बनाया और कमरे के दरवाजे की तरफ हाथ लहराया। अचानक उसकी आस्तीन से चांदी जैसी चमक निकली और वो लड़का पीछे हटकर झुक गया। तभी अंदर से एक आवाज गूंजी, जब आ ही गए हो तो अंदर चले आओ। हैं? हानली ये सुनकर चकरा गया क्योंकि वो आवाज एक औरत की थी। तभी दरवाजे पर सुनहरी रोशनी चमकी और वो अपने आप खुल गया। हानली ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी और फिर अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा फिर से धक से बंद हो गया। हानली ने कमरे में अपनी नजरें दौड़ाईं। वो कमरा काफी पुराना लग रहा था और करीब 100 फीट चौड़ा था। वहां एक मेज के पास 2 लोग बैठे थे। एक तो वही जाना पहचाना डुआन टिएन रेन था और दूसरी एक बेहद खूबसूरत क्रिस्टल रेस की औरत थी जिसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी। वो भी बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के शुरुआती लेवल पर थी। हानली ने अपने दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, मैं आप दोनों दिग्गजों को प्रणाम करता हूँ। वो औरत मुस्कुराई और बड़ी नरमी से बोली, इतने दिखावे की जरूरत नहीं है कल्टीवेटर ली, यहाँ आराम से बैठिए। दूसरी तरफ वो भुलक्कड़ डुआन टिएन रेन गुलाबी रंग की एक बोतल से गटागट शराब गले में उंडेल रहा था। उसने एक बार तिरछी निगाहों से हानली को देखा पर पीना बंद नहीं किया। उस शराब की खुशबू ऐसी थी कि हानली जैसे बंदे का मन भी डोल जाए जो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था। हानली चुपचाप अपनी कुर्सी पर जम गया। तभी उस औरत ने हानली को सिर से पैर तक निहारा और उसकी आंखें कुछ पल के लिए हानली की आस्तीन पर जाकर ठहर गईं। हानली समझ गया कि दाल में कुछ काला है और इस बूढ़े ने जरूर इसे कुछ पट्टी पढ़ाई है। ये क्रिस्टल रेस वाले होते ही बड़े तेज हैं, ऊपर से बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज वाले तो साक्षात अक्ल के पुतले होते हैं। इन्हें चूना लगाना बच्चों का खेल नहीं था। डुआन टिएन रेन ने आखिरी घूंट भरा और अपनी आस्तीन से मुंह पोंछते हुए दहाड़ा, लो भाई, ये आ गया फेरी काई, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो बस एक लठ मार आदमी हूँ, दिमाग चलाना मेरे बस की बात नहीं। पर हाँ, जो भी हाथ लगेगा उसमें मेरा हिस्सा सबसे मोटा होना चाहिए, ये याद रखना। वो औरत खिलखिलाकर हंसी, हे और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है ब्रदर डुआन, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी बातें सुनी हैं, मुझे खुद अपनी आंखों से सब कुछ तसल्ली से देखना होगा। डुआन टिएन रेन ने खाली बोतल हवा में लहराते हुए कहा, जो करना है करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सब असली है। वैसे तुम्हारी ये 9 फ्रेग्रेंस स्पिरिट वाइन तो दिन ब दिन और जहरीली, मेरा मतलब है मज़ेदार होती जा रही है। एक बोतल और मिलेगी क्या? फेरी काई ने अपनी आंखें नचाते हुए चिढ़कर बोला, अरे क्या तुमने मेरे इस पवेलियन को कोई सराय समझ रखा है? इस शराब की 10 बोतलें बनाने में 100 साल लग जाते हैं और तुम 3 पहले ही दकार चुके हो। अगली बार आओगे तो सादा पानी पिलाऊंगी। डुआन टिएन रेन ठहाका मारकर हंसा, पूरे शहर में तुम्हारी जैसी शराब कोई नहीं बना सकता। मैंने कितनी बार तुमसे इसकी विधि मांगी पर तुम तो जैसे कुंडली मारकर बैठी हो। औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कोई कंजूस नहीं हूँ, बस बात यह है कि इसे बनाने का तरीका मेरी कल्टीवेशन की कला से जुड़ा है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो भी तुम इसे बना नहीं पाओगे। डुआन टिएन रेन ने कुछ नहीं कहा और बस शराब के मज़े लेने लगा। तभी उस औरत ने हवा में हाथ घुमाया और एक सुनहरी प्याली में शराब भरकर हानली की तरफ बढ़ा दी। वो प्याली हरी रोशनी के घेरे में तैरती हुई हानली के पास पहुंच गई। उसने मीठी आवाज में कहा, आज तुम यहाँ आए हो तो ये एक इत्तेफाक है, लो तुम भी इस 9 अरोमा स्पिरिट वाइन का स्वाद चखकर देखो। हानली ने घबराते हुए प्याली पकड़ी और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। उसने प्याली में झांका तो देखा कि शराब एकदम साफ थी पर शहद जैसी गाढ़ी और गुलाबी रंग की थी। सुनहरी प्याली में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई छोटा सा कीमती पत्थरों का तालाब हो। उसकी खुशबू हवा में घुलते ही पल पल में बदल रही थी, कभी फूलों जैसी तो कभी मिट्टी जैसी। फेरी काई ने उसकी तारीफ करते हुए बोला, ये शराब सिर्फ पीने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ाएगी और शरीर की गंदगी साफ कर देगी। इसका एक घूंट तुम्हें महीनों की कल्टीवेशन जितनी ताकत दे देगा। हानली ने सोचा कि जब मौत सामने खड़ी है तो कम से कम नशा ही कर लिया जाए। उसने जांच की कि कहीं इसमें जहर तो नहीं और फिर एक घूंट भरा। जैसे ही शराब उसके होठों से छुई, उसे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा मुंह में चला गया हो, पर अगले ही पल वो पिघलकर आग जैसा गर्म और रेशम जैसा मुलायम हो गया। वो जादुई रस बिना किसी मेहनत के उसके गले से नीचे उतर गया और पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
हानली के हलक से जैसे ही वो सुरा नीचे उतरी, उसके पेट के निचले हिस्से यानी डांटियन में एक जबरदस्त आग सी भड़क उठी। देखते ही देखते वो गर्माहट उसकी नसों और हड्डियों के पोर पोर में ऐसे दौड़ने लगी जैसे सूखे खेत में पानी की धार बहती है। पूरे शरीर में एक ऐसी ठंडी और मखमली राहत महसूस हुई कि क्या ही कहें। हानली ने अपनी आंखें मूंद ली और उस शराब की जायके को अपनी जुबान पर किसी कीमती याद की तरह काफी देर तक महसूस किया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हानली ने पूरी श्रद्धा के साथ गहरी सांस लेते हुए बोला, ये शराब तो वाकई में कमाल है। ऐसी लाजवाब शराब तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं चखी। डुआन तिएन रेन ने अपनी छाती फुलाकर ठहाका मारते हुए दहाड़ा। अगर इसमें ये बात ना होती तो क्या मैं हर साल यहाँ झक मारने और शराब की भीख मांगने आता। वो औरत जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी, उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसे धुरंधर मेरी बनाई शराब को पसंद कर रहे हो। लेकिन कल्टिवेटर हानली, हमने तुम्हें यहाँ सिर्फ जाम छलकाने के लिए नहीं बुलाया है। हानली का माथा ठनका और उसके कान खड़े हो गए। उसने फौरन शराब का प्याला मेज पर टिकाया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि आखिर मुझ जैसे मामूली बंदे को आप और एल्डर डुअन ने यहाँ किस काम के लिए याद किया है। उस औरत ने अपनी पलकें झपकाईं और एक अजीब सी नज़र से हानली को देखते हुए बोली, अब जब तुमने बात छेड़ ही दी है तो मैं भी पहेलियां नहीं बुझाऊंगी। कल्टीवेटर ली, क्या तुम अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर मुझे अपना हाथ दिखा सकते हो? हानली ने ऊपर से तो ऐसे चेहरा बनाया जैसे उसे बड़ा अचंभा हुआ हो, पर अंदर ही अंदर उसने चैन की एक लंबी सांस छोड़ी। फ्यू। उसे लगा था कि ये दोनों दिग्गज उसकी कीमती जादुई तिजोरी के पीछे पड़े हैं, पर शुक्र है कि बात कुछ और थी। हानली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए और जैसे बिना मन के बोला, मेरा हाथ? ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। उसने अपनी आस्तीन धीरे धीरे ऊपर सरकाई। उसका हाथ बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी आम इंसान का होता है, वही 5 उंगलियां और वही खाल। उस औरत ने अपनी भवें सिकोड़ी और बड़े गौर से उसके हाथ को ताकने लगी। अचानक उसके माथे पर जड़े उस कीमती पत्थर से चांदी जैसी चमकती एक रोशनी की लकीर फूटी। वो रोशनी की लकीर इतनी तेज थी कि हवा को चीरती हुई सनसनाहट के साथ हानली की तरफ बढ़ी। वो औरत जो अब तक बड़ी भोली और सीधी दिख रही थी, उसने पलक झपकते ही इतना जानलेवा हमला कर दिया कि देखने वाले की रूह कांप जाए। वो चांदी जैसी सुई सीधे हानली के हाथ की तरफ बढ़ी। हानली इस अचानक हुए हमले से हकबका गया। ओह! उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना सोचे समझे अपनी उंगलियां फैलाईं और उस बिजली जैसी आती सुई को हवा में ही दबोचने की कोशिश की। जैसे ही वो सुई उसके हथेली से टकराई, एक जोरदार आवाज हुई, कड़ाक। ऐसा लगा जैसे दो लोहे के पहाड़ आपस में भिड़ गए हों। सुई के रगड़ने से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई आरी लोहे को काट रही हो। हानली ने अपनी मुट्ठी भींची और जब उसने अपनी उंगलियां खोलीं तो उसके हाथ में वो सुई कैद थी। वो सुई किसी जिंदा सांप की तरह उसके हाथ में तड़प रही थी और उससे आर पार दिखने वाली रोशनी निकल रही थी। लेकिन असली नजारा तो हानली का हाथ था। उसका हाथ अब कोई आम मांस का लोथड़ा नहीं था, बल्कि वो कोयले जैसा काला पड़ चुका था, जैसे उसे किसी भट्टी में तपाकर लाल लोहा बना दिया गया हो। उसके हाथ के पीछे एक नन्हा सा चांदी का पहाड़ छपा हुआ दिखने लगा। ये और कुछ नहीं बल्कि उसकी मेहनत से कमाई गई वो डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड माउंटेन की शक्ति थी। 100 मरीडियन रिफाइनमेंट मंत्र की बदौलत वो पहाड़ अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। इसलिए उस औरत की जानलेवा सुई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। इतना होने के बाद भी हानली के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा गुस्से और तनाव से काला पड़ चुका था। उसे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ वो औरत और डुअन तिएन रेन तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गए थे। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उन्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। वो औरत अपने आप में बुदबुदाई, तो ये सच है, तुम्हारे पास वाकई में वो एसेंस फ्यूज्ड बॉडी है। अब हमारा काम पक्का समझो। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और वो चांदी की सुई हानली के पकड़ से छूटकर वापस उसके माथे के पत्थर में समा गई। हानली ने अपना गुस्सा पीते हुए एक लंबी सांस ली और कड़क आवाज में पूछा, एल्डर, आखिर ये एसेंस फ्यूज्ड बॉडी किस चिड़िया का नाम है? साफ साफ बताइए। वो चहकते हुए जवाब देती है, एसेंस फ्यूज्ड बॉडी का मतलब है वो शरीर जो डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट का इस्तेमाल कर सके। तुमने अपनी टेक्निक से एक जादुई पहाड़ को अपने शरीर में सोख लिया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अब फौलाद बन चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एल्डर डुअन करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो शरीर में कीमती पत्थर और धातु भरते हैं और तुमने एक पूरा खजाना ही अपने अंदर समा लिया है।
हानली चुपचाप सुनता रहा। उसे पता था कि ये औरत अब खुद ही सारे राज उगल देगी। वो औरत आगे बोली, देखने में तो लग रहा है कि तुम्हारे पास वो शक्ति है, लेकिन मैं अपनी आंखों से तुम्हें उस काली सफ़ेद रोशनी को छोड़ते हुए देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी करोगे? हानली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ हवा में झटके से घुमाया। अगले ही पल उसके शरीर के चारों तरफ एक सलेटी रंग की रोशनी का घेला बन गया, जो किसी ढाल की तरह उसे बचाने लगा। उस औरत की आंखें खुशी से फैल गईं। उसने अपने दोनों हाथ रगड़े और हानली की तरफ बढ़ा दिए। अचानक उसकी हथेलियों से आग के गोले निकलने लगे। शुरुआत में वो छोटे थे, लेकिन हवा में आते ही वो किसी इंसान के सिर जितने बड़े हो गए और धधकने लगे। हानली टस से मस नहीं हुआ। वो आग के गोले पूरी ताकत से उसकी उस सलेटी रोशनी की ढाल से टकराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस रोशनी को छुआ, वो ऐसे गायब हो गए जैसे जलते कोयले पर किसी ने बाल्टी भर पानी डाल दिया हो। धूं धूं करती आग देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। वो औरत तालियां बजाते हुए चहकी, बिल्कुल सही, ये वही रोशनी है जो दुनिया की पांचों ताकतों को सोख लेती है। तुम्हारी पकड़ तो इस पर इतनी मजबूत है जैसे तुम इसके साथ ही पैदा हुए हो। क्यों एल्डर डुआन, क्या कहते हो? डुआन टियन रेन की आंखों में एक अजीब सा लालच और चमक दिखी। उसने बिना कुछ कहे अचानक हानली की तरफ अपना हाथ खोल दिया। उसकी उंगलियों से कुछ अजीब से निशान हवा में चमके और उसके हाथ से भी वैसी ही सलेटी रोशनी की एक लहर निकली जो हानली की तरफ बढ़ी। हानली हड़बड़ाकर चिल्लाया, हाँ, ये तो डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट है। उसने फौरन अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाया और अपनी ढाल को और मजबूत कर लिया। दोनों तरफ की सलेटी रोशनी आपस में टकराईं और हवा में कड़कड़ाने की आवाजें गूंजने लगीं। डुआन टी एंड रेन की रोशनी थोड़ी गहरी और मटमैली थी और ऐसा लग रहा था कि उसका अपनी शक्ति पर पूरा काबू नहीं है। हानली ने ये देख लिया। उसने अपनी काली पड़ चुकी उंगली से हवा में एक इशारा किया। वो सारी रोशनी एक जगह इकट्ठा होकर एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगी। एक ऐसा भंवर बना कि डुआन टी एंड रेन की छोड़ी हुई सारी शक्ति उस भंवर में समा गई, जैसे कोई भूखा राक्षस सब कुछ निगल गया हो। वो औरत चहकते हुए बोली, बस बस, अब लुक जाओ। मान गई ली, तुम्हारी ताकत तो एल्डर डुआन से भी कहीं ज्यादा सलीके वाली है। तुम्हारी ये टेक्निक तो वाकई बेमिसाल है। डुआन टी एंड रेन ने अपनी शक्ति वापस खींचते हुए ठंडी आह भरी। हाँ, मेरी शक्ति तो बस उन पत्थरों की वजह से है जो मैंने अपने शरीर में जड़े हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ति तो तुम्हारे खून में बस चुकी है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये गुप्त कला तो कमाल की है। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, ये तो अच्छा हुआ कि एल्डर डुआन के पास वो पत्थर थे, तभी तो वो पहचान पाए कि तुम्हारे अंदर भी वही राज छिपा है। हानली बेचारा क्या बोलता, वो तो बस खामोश खड़ा रहा। उसने अपनी सुरक्षा ढाल हटाई और धीमे से पूछा, तो एल्डर, आप इस शक्ति के पीछे इतना क्यों हाथ धोकर पड़े हैं? आखिर माजरा क्या है? उस औरत की आंखों में एक जुनून सा सवार हो गया। उसने जवाब दिया, हमने हजारों साल से ऐसे लोगों का इंतजार किया है जो इस रोशनी का इस्तेमाल कर सकें। हम तो उम्मीद हार चुके थे, लेकिन फिर तुम मिल गए। अब हमारी बरसों पुरानी मुराद पूरी होगी। हानली चौंक गया और पूछा, हैं, क्या आपको मेरे जैसे और लोग भी मिले हैं? उस औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमने बहुत पापड़ बेले हैं। हमें एक बड़ा काम अंजाम देना है, जिसके लिए सिर्फ डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट ही काम आएगी। हजारों साल की खोज के बाद हमें तुम समेत कुल 3 ऐसे धुरंधर मिले हैं। हानली ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा, सब तो ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा? उस औरत ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, वो तो हम तुम्हें एल्डर डुआन से मशवरा करने के बाद ही बताएंगे, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, हमें तुम्हारी जरूरत आज से कुछ साल बाद या शायद 100 साल के अंदर पड़ेगी। 100 साल का नाम सुनते ही हानली के माथे पर बल पड़ गए। उसे कुछ याद आया। हानली काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए पूछा, क्या इस सब का लेना देना उस वास्ट ग्लेशियल रेल्म से है? उस औरत की आंखों में एकदम से अचंभे की एक बिजली सी कौंधी, जैसे उसने कोई ऐसी बात सुन ली हो जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की थी। पर अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक मखमली मुस्कान ओढ़ी और अपनी आवाज को शहद जैसा मीठा बनाकर बोली, इसमें कोई शक नहीं है, हमें वास्ट ग्लेशियल रेल्म के अंदर तुमसे एक बड़ा काम निकलवाना है। देखो कल्टिवेटर हैनली, दिल छोटा मत करो और इत्मीनान रखो। भले ही तुम हमारी 13 हेवनली क्लाउड रेसेस के सगे नहीं हो, लेकिन हम दोनों भी अपनी अपनी जातियों में बड़े दिग्गज और ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं। हमारे लिए तुम्हें वास्ट ग्लेशियल रेल्म में घुसने का रास्ता साफ करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। हम तुम्हें वहां जाने का ये सुनहरा मौका बस इसलिए दे रहे हैं ताकि बदले में तुम हमारी मदद कर सको। अब बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? हैनली के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आया और गया, जैसे उसके दिमाग में हजारों घोड़े दौड़ रहे हों। उसने एक गहरी और ठंडी सांस भरी, उसके कंधों का बोझ साफ दिख रहा था और वो बोला,
मेरी कल्टीवेशन में अभी कोई अड़चन या रुकावट नहीं आई है, तो उस बर्फीले इलाके वास्ट ग्लेशियल रेल्म में जाने से मेरा कोई खास फायदा नहीं होने वाला। और एक बात और है सीनियर, मैं आपकी किसी भी मदद के बिना भी उस वास्ट ग्लेशियल रेल्म में जब चाहूँ कदम रख सकता हूँ। डुआन टियानरेन के चेहरे पर झटके के निशान उभरे, उसकी भौएं तन गईं और वो अपनी भारी आवाज में दहाड़ा, हाँ, क्या कहा? तुम हमारी मदद के बिना वहां घुस जाओगे? नामुमकिन। मैं साफ देख सकता हूं कि तुमने ये जो भेस बदल रखा है, ये महज एक दिखावा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारी इन 13 जातियों के बंदे नहीं हो। तो फिर तुम्हारे जैसा बाहरी आदमी उस वास्ट ग्लेशियल रेल में घुसने का हक कैसे पा सकता है? उस क्रिस्टल रेस की औरत की आंखों में अचानक एक चमक आई, जैसे उसे पुरानी कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। वो खिलखिला कर हंसी और बोली, अरे भाई डुआन, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। अगर बात बाहरियों की हो रही है, तो अभी हाल ही में एक ऐसे शख्स को वास्ट ग्लेशियल रेल्म में जाने की मंजूरी मिली है जो हमारी बिरादरी का नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें इस बंदे को कल्टिवेटर ली कहना बंद कर देना चाहिए। क्यों, मैं सही कह रही हूं ना कल्टिवेटर हैनली? हैनली ने अपने मन के अंदर एक ठंडी आह भरी। हाँ, उसे अंदाजा था कि ये दोनों धुरंधर इतने ताकतवर हैं कि उसके मामूली भेष से इन्हें उल्लू बनाना मुमकिन नहीं है। खैर, उसे इस बात की तसल्ली थी कि भले ही उन्हें ये पता चल गया है कि उसने मुखौटा लगा रखा है, पर वो अभी भी उसका असली चेहरा और उसके अंदर के राज पूरी तरह नहीं भांप पाए थे। डुआन टियानरेन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और खामोशी को तोड़ते हुए गुनगुनाया, कल्टिवेटर हैन ली, अब जब तुमने ये नाम लिया है तो मुझे याद आ रहा है कि मेरी जाति के किसी बंदे ने मुझे इस बारे में बताया था। कोई बाहरी बंदा था जिसने करीब 1 साल पहले एक वास्ट ग्लेशियल बैच को चालू कर दिया था, और उस वक्त वो हमारी सबसे बड़ी सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की मिन्नतें कर रहा था। उस क्रिस्टल रेस की औरत ने अपनी गर्दन को नज़ाकत से हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही पकड़ा है। ऐसा लगता है कि ये कल्टिवेटर हैन ली और वो कल्टिवेटर ली एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर ऐसी बात है तो इसे तो वैसे भी वास्ट ग्लेशियल रेल्म के अंदर जाना ही है। इससे तो हमारा काम और भी आसान हो गया, हमारी मेहनत बच गई। डुआन टियानरेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैरने लगी। हैनली के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। उसने हिचकिचाते हुए अपनी बात रखी, मुझे अभी तक ये रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। ऊपर से मैंने आपकी स्टोन ककून रेस का एक दूसरा काम भी अपने हाथ में ले लिया है। मेरे लिए एक ही समय में उस खतरनाक वास्ट ग्लेशियल रेल्म में 2-2 काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डुआन टियानरेन में अपनी चौड़ी छाती फुलाई और रौबदार अंदाज में गरजा, ओह, तुम उस मामूली सामान इकट्ठा करने वाले काम की बात कर रहे हो। फिक्र मत करो, उसमें तुम्हें पलक झपकते ही सफलता मिल जाएगी। वो तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन अगर बात ऐसी आ जाए कि तुम्हें दोनों में से एक काम चुनना पड़े, तो बिना सोचे समझे उस काम को ऊपर रखना जो मैं और ये कल्टिवेटर चाई तुम्हें सौंप रहे हैं। अगर तुम वो सामान इकट्ठा भी नहीं कर पाए, तो मेरी स्टोन ककून रेस की इतनी मजाल नहीं कि वो तुमसे हिसाब मांगे। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, तब तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस क्रिस्टल रेस की औरत ने अपनी चमकदार आंखों से डुआन टियानरेन की तरफ देखा और धीरे से पूछा, अब जब ये तय हो गया है कि ये बंदा वास्ट ग्लेशियल रेल्म में जाएगा ही, तो क्यों ना हम इसे उस काम के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें? तुम्हारा क्या ख्याल है भाई डुआन? डुआन टियानरेन ने अपने हाथ हवा में लहराए और लापरवाही से बोला, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो शौक से बताओ, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। उस क्रिस्टल रेस की औरत के चेहरे पर गंभीरता के बादल छा गए। वो धीरे से फुसफुसाई, ये काम बहुत सीधा है। हमें तुम्हारी और तुम्हारी जैसे 2 और बंदों की जरूरत है जिनके पास एसेंस फ्यूज्ड बॉडी की ताकत हो। तुम तीनों को मिलकर अपनी अंदरूनी शक्ति को एक साथ जोड़ना होगा, ताकि वास्ट ग्लेशियल रेल्म के अंदर छुपी हुई एक पुरानी और तगड़ी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ा जा सके। उसके अंदर से हमें कुछ खास चीजें निकालनी है। वो चीजें मेरे और भाई डुआन के लिए बहुत कीमती हैं। वो हमारी अगली आफत यानी हेवनली ट्रिब्यूलेशंस झेलने में हमारी ढाल बनेंगी। अगर तुम सफल रहे तो समझो अगले कई हजारों सालों तक हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। हैनली ये सुनकर थोड़ा चकरा गया। उसका दिमाग फौरन उस बूढ़े क्विंग युआनजी की तरफ चला गया जो उस नरक जैसी नदी के पास छिपा बैठा था। इतनी भयानक ताकत होने के बाद भी उस बेचारे को इस दुनिया से कटकर एक अलग कोने में दुबकना पड़ा, ताकि वो अपनी मौत यानी उस भयानक हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कुछ समय के लिए टाल सके। इस ऊंचे लेवल पर पहुंचने के बाद बुढ़ापे से मरने का डर तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये आसमानी बिजली वाली मुसीबतें साए की तरह पीछे पड़ी रहती हैं। हानली ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस छोड़ी। हफ।
उसे समझ आ गया था कि चाहे बंदा बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज तक ही क्यों ना पहुंच जाए, उसे अपनी जान बचाने के लिए इस चूहा दौड़ में भागना ही पड़ता है। उस क्रिस्टल औरत ने अपनी बात जारी रखी। ये रिस्ट्रिक्शन हमने तब खोजी थी जब हम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए थे। उस वक्त मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं उसे खोल पाऊं, पर किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसके बारे में कुछ गुप्त जानकारियां जुटा लीं। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे जैसे कम लेवल वाले लोगों के लिए कूड़ा कचरा हो सकती हैं, लेकिन हम जैसे ऊंचे लेवल वाले लोगों के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं है। हानली ने अपनी आंखें से कोड़ी और बहुत ही सावधानी से सवाल किया, चूंकि ये रिस्ट्रिक्शन उस वास्ट गेशियल रेल्म के अंदर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसे किसी अमर देवता या प्राचीन जीव ने बनाया होगा? मैंने सुना है कि उस जगह पर बहुत से धुरंधर सिर्फ इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। सीनियर, क्या आपको वाकई यकीन है कि हम वहां से सही सलामत वापस आ पाएंगे? उस औरत की आंखों में एक तीखापन उभरा। उसने अपने चेहरे को सख्त किया और बोली, हो सकता है कि लड़ने भिड़ने में मैं औरों से थोड़ी 19 रहूं, लेकिन जहां बात इन पेचीदा रिस्ट्रिक्शंस को समझने की आती है, तो मैं पूरे सीने ठोक कर कह सकती हूं कि पूरी हेवनली क्लाउड रेसेस में मेरा नाम ऊपर के 5 दिग्गजों में आता है। मैंने सालों साल उस पाबंदी को समझने में अपनी रातें काली की हैं। वो बहुत पुरानी हो चुकी है और उसकी ज्यादातर ताकत अब दम तोड़ चुकी है। अगर ऐसा न होता तो मैं पागल नहीं थी जो इसमें अपना सिर खपाती। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हानली ने फौरन अपने हाथ जोड़ लिए और अदब से बोला, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आप पर शक करूं। उस औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी बात को नर्म किया। देखो, तुम्हारा डरना लाजमी है, पर मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूं जो तुम्हारी इस जरा सी बात का बुरा मान जाऊं। मैंने पूरे 1000 साल लगा दिए ये तरीका खोजने में कि कैसे 3 एसेंस फ्यूज्ड बॉडी वाले लोग मिलकर उस रुकावट को जड़ से उखाड़ सकते हैं। मुझे 70 से 80% यकीन है कि हम जीतेंगे। बाकी के 2 बंदे यहीं क्लाउड सिटी में मौजूद हैं। एक तो पैदाइशी वैसा है और हमारी क्रिस्टल रेस का मेहमान है, और दूसरे को भाई डुआन ने खुद तैयार किया है। तुम तीनों मिल गए तो समझो काम पक्का है। हानली की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। उसने पूछा, अगर सीनियर डुआन किसी को भी एसेंस फ्यूज्ड बॉडी दिला सकते हैं तो उन्होंने किसी और को तैयार क्यों नहीं किया? वो आपका इंतजार क्यों कर रहे थे? उस औरत ने एक ठंडी सांस भरी और बताया, भाई डुआन ने एसेंस फ्यूज्ड स्टोन्स की मदद से एक बंदे को वो ताकत दिलाई थी, पर ये पत्थर इतने दुर्लभ हैं कि ढूंढने से भी नहीं मिलते और हर किसी का शरीर इन्हें झेल नहीं पाता। उस वक्त भाई डुआन ने अपनी जाति के 6 लोगों पर यह प्रयोग किया था, पर सिर्फ एक की जान बची और वो कामयाब हुआ। उसके बाद हमारे पास पत्थर खत्म हो गए। सीधी सी बात है, हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। हम तुम्हें किसी जानलेवा जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। हानली के चेहरे पर एक बेबसी वाली मुस्कान फैल गई। वो बोला, तो इसका मतलब मेरे पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है ना? डुआन तियानरेन ने अपनी शराब की सुराही का आखिरी कतरा गले से नीचे उतारा और अपनी बर्फ जैसी ठंडी नजरों से हानली को घूरते हुए बोला, हे, अब तुम खुद समझदार हो, इसमें मैं क्या बोलूं? हानली ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वो अपने आप को किसी बड़े भंवर में झोंकने के लिए तैयार कर रहा हो। वो बोला, अगर बात वैसी ही है जैसी आप बता रहे हैं तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो वास्ट ग्लेशियल रेल्म खतरों का घर है और वो रिस्ट्रिक्शन किसी अमर की हो सकती है। क्या आप सच में मेरी जान की गारंटी ले सकते हैं? उस औरत ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हे, इस दुनिया में किसी भी चीज की गारंटी पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर मैं तुमसे सफेद झूठ बोल भी दूं कि तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? हानली कुछ पल के लिए पत्थर की मूरत बन गया। फिर उसने अपनी आवाज में थोड़ा वजन लाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप जान की गारंटी नहीं दे सकती तो मेरी 2 शर्तें हैं, उन्हें आपको मानना ही होगा। उस औरत को गुस्सा आने के बजाय तसल्ली हुई, क्योंकि जो बंदा शर्तें लगता है वो काम करने का मन बना लेता है। वो चहक कर बोली, बिल्कुल, अगर तुम शर्तें न भी रखते तो भी हम तुम्हें इतना इनाम देते कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखती। हानली ने अपनी पहली शर्त रखी, मेरी पहली शर्त बहुत आसान है। जैसा कि आप जानती हैं, मैं वास्ट ग्लेशियल रेल्म से लौटने के बाद सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्म इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन उसमें इतने ज्यादा टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं कि मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं अकेले इतना भारी खर्च नहीं उठा सकता। उस औरत ने बिना पलक झपकाए वादा किया, उसमें तो इतने पत्थर लगते हैं कि किसी का दिवाला निकल जाए। चलो ऐसा करते हैं, आधा खर्च मैं अपनी जेब से भर दूंगी। अब तो खुश हो? हानली को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी और इतने बड़े खर्च के लिए मान जाएगी। वो मुस्कुराया और अपनी दूसरी शर्त दागी, शुक्रिया सीनियर, मेरी दूसरी शर्त ये है कि उस पाबंदी को तोड़ने के बाद आपके बताए हुए सामान को छोड़कर जो कुछ भी वहां से निकलेगा उस पर मेरा हक होगा। उस औरत ने फौरन हामी भर दी, जैसे उसे पहले से पता था कि ये यही मांगेगा। उसने डुआन तियानरेन से पूछा तक नहीं, और डुआन ने भी बस एक तिरछी निगाह डाली और चुप रहा।
हानली खड़ा हुआ और अदब से झुककर बोला, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। आपने मेरी दोनों शर्तें मान ली तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं उस बर्फीले इलाके में आपकी मदद जरूर करूंगा। वो खिल उठी और बोली, बहुत अच्छे, तुम्हारी मदद के साथ हमारी जीत पक्की है। जब वास्ट ग्लेशियल रेल्म के खुलने का वक्त करीब आएगा तो मैं और डुआन तियान रेन खुद तुमसे मिलने आएंगे। और हाँ, इस बात को अपने पेट में ही रखना, किसी और के सामने जुबान मत खोलना। हानली ने फिर से सिर झुकाया। मैं निश्चिंत रहे सीनियर, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। अगर और कोई बात नहीं है तो अब मुझे इजाजत दें। उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर इस बीच कोई तुम्हें परेशान करे तो हमारा नाम ले लेना, बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाएगी। अरे हाँ, मेरा पूरा नाम तो जान लो, मैं हूँ काई ल्यूयिंग। और वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखने लगी। हान ली जब उस खुशबूदार रिच अरोमा पवेलियन से बाहर निकला तो नज़ारा एकदम बदल चुका था। चारों तरफ सरगर्मी बढ़ गई थी। लोग चींटियों की तरह कतार बांधकर ऑक्शन हाउस के मुख्य हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। शोर शराबा ऐसा था जैसे किसी बड़े मेले की शुरुआत होने वाली हो। हान ली ने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाया, "हूह, लगता है असली खेल अब शुरू होने वाला है।" उसने बिना एक पल की देरी किए भीड़ के साथ अपने कदम बढ़ा दिए। मुख्य हॉल का दरवाजा इतना विशाल था कि उसके सामने पिछले कमरों के दरवाजे बच्चों वाले खिलौने लग रहे थे। वो दरवाजा कम से कम 3-4 गुना बड़ा था। दरवाजे के बाहर नीले कपड़ों वाले गार्ड्स की फौज खड़ी थी। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। हालांकि वो गार्ड्स बस बुत बनकर खड़े थे और भीड़ को बस तरीके से अंदर भेज रहे थे। हानली बहुत चालाकी से भीड़ में घुल मिल गया ताकि कोई उस पर खास गौर न करे। अंदर घुसते ही एक बहुत बड़ा गलियारा आया जहां से कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में फट रहे थे। हर रास्ते के मुहाने पर लकड़ी की तख्तियां लटकी थीं जिन पर अप्रेजल, पॉन और हॉल जैसे शब्द खुदे हुए थे। हर तख्ती के पास एक जवान लड़का बड़ी तमीज से हाथ जोड़कर खड़ा था। वो सब उस ऑक्शन हाउस के मुलाजिम लग रहे थे। हानली की निगाहें उन तख्तियों पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक आई। उसने अपने कदम रोके और अप्रेजल वाली तख्ती के पास खड़े लड़के की तरफ बढ़ा। हानली ने अपने चेहरे पर एक सीधा साधा भाव लाते हुए पूछा, अरे भाई, इस रास्ते के अंदर क्या देखने को मिलेगा? उस जवान लड़के ने अपनी कमर झुकाकर सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, ये वो जगह है जहां लोग अपनी कीमती चीजें दिखाने लाते हैं। अगर आपके पास कोई नायाब चीज है तो हमारे उस्ताद उसे परखेंगे। अगर उन्हें वो चीज दमदार लगी तो उसे आज के ऑक्शन की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। हानली ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ओह, समझ गया। इसके बाद वो उस गलियारे की गहराइयों में खो गया। काई ल्यूइंग नाम की उस औरत ने वादा तो किया था कि वो सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के खर्चे का आधा बोझ उठाएगी, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा भी इतना बड़ा था कि हानली के पसीने छूट रहे थे। वो रकम किसी पहाड़ जैसी थी। इसीलिए हानली ने तय कर लिया था कि वो अपने पास मौजूद कुछ माल यहाँ बेचकर अपनी जेबें गर्म करेगा। वो गलियारा बहुत लंबा नहीं था। करीब 60-70 फीट चलने और एक कोना मुड़ने के बाद हानली एक गहरे लाल रंग के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा तो खुला था, लेकिन उस पर एक आसमानी नीले रंग की चमकदार चादर जैसी फॉर्मेशन की दीवार चढ़ी हुई थी। उस दीवार के बाहर 7-8 अलग-अलग जातियों के लोग कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हानली को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। वो खामोशी से कतार के आखिर में खड़ा हो गया। अचानक उस नीले पर्दे में हलचल हुई और एक लाल बालों वाला अजीब प्राणी बाहर निकला। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। ही वो खुशी के मारे जमीन पर पैर नहीं टिका पा रहा था। उसने कतार में खड़े लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और सीना फुलाकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही कतार का अगला बंदा अंदर घुस गया। करीब 10 मिनट बीते होंगे। एक एक करके सब लोग अंदर गए और बाहर आ गए। वहां के उस्ताद हाथ के बहुत साफ और काम में बहुत तेज थे। हानली के पीछे भी अब 4-5 नए लोग आकर खड़े हो गए थे। सबको अपनी तिजोरियां भरने की जल्दी थी। अचानक एक बंदा उस नीले पर्दे से बाहर निकला, लेकिन उसका चेहरा लटका हुआ था। उसकी चीज शायद रिजेक्ट हो गई थी। अब हानली की बारी थी। उसने एक गहरी सांस ली और उस नीले उजाले को चीरते हुए कमरे के अंदर कदम रख दिया। अंदर का नजारा देखकर हानली दंग रह गया। वो कमरा कम से कम 300 फीट चौड़ा था। पूरी दीवारें और छत मटमैले सफेद पत्थरों से बनी थी। उन पत्थरों पर अजीब अजीब सी लकीरें और नक्काशी वाली रून्स खुदी हुई थी ताकि अंदर की बात बाहर न जा सके। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत मेज और 3 लकड़ी की कुर्सियां रखी थीं। कोने में एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी बना हुआ था। उन कुर्सियों पर 3 धुंधली सफेद आकृतियां बैठी थीं। उनके शरीर के चारों तरफ ऐसी अंदरूनी शक्ति की रोशनी लिपटी थी कि उनका असली चेहरा देख पाना नामुमकिन था। हानली ने चुपकी से अपना स्पिरिचुअल सेंस उनकी तरफ दौड़ाया, लेकिन उसे झटका लगा। उन तीनों ने अपने पास कोई ऐसी नायाब चीज रखी थी जिसने हानली की पहुंच को रोक दिया। वो उनकी कल्टीवेशन का अंदाजा नहीं लगा पाया।
बीच में बैठी उस आकृति से एक बहुत ही मीठी और जवान लड़की की आवाज निकली और उसने कहा, अगर आपके पास ऑक्शन के लायक कोई चीज है तो हमें दिखा सकते हैं, लेकिन याद रहे हमारा 4 रेस ऑक्शन सिर्फ ऊंचे लेवल की और बहुत दुर्लभ चीजें ही लेता है। अगर माल मामूली है तो आप बाहर वाले छोटे हॉल में जा सकते हैं, और हाँ, अगर आप हमारे फैसले से खुश नहीं हैं तो हम दूसरे उस्तादों को बुला सकते हैं। हान ली ने तमीज से गर्दन झुकाई और बोला, शुक्रिया, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा माल देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसने अपनी आस्तीन झटकी और हाथ की सफाई दिखाते हुए एक हरे रंग की शीशी और एक सफेद पत्थर वाला डब्बा निकाल लिया। हान ली उनके करीब नहीं गया, उसने दूर से ही वो दोनों चीजें हवा में उछाल दी। उन तीनों के पास मौजूद एक अनदेखी ताकत ने उन चीजों को हवा में ही पकड़ लिया और धीरे धीरे उनकी मेज पर ले आईं। जो 2 आकृतियां अब तक चुप थीं, उन्होंने झटपट एक एक चीज उठा ली। जैसे ही उसने वो शीशी खोली, पूरे कमरे में ऐसी खुशबू फैली कि दिमाग चकरा जाए। उस महक के साथ एक बहुत ही हल्की ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज भी गूंजी। शीशी के अंदर से हरे रंग की रोशनी का एक गोला बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मानो उस दवाई के अंदर अपनी जान आ गई हो। दवाई परखने वाले उस शख्स के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसने झट से शीशी बंद की और अपनी आस्तीन हवा में लहराई। सफेद रोशनी की एक लहर ने उस भागती हुई दवाई को जकड़ लिया। उसने गौर से देखा, उस नीली गोली की सतह इतनी चिकनी थी जैसे कोई मोती हो, और उस पर चांदी के रंग से एक जीता जागता ड्रैगन बना हुआ था। उसने उस गोली को अपनी उंगलियों से उठाया, एक हल्की सी महक ली और बिल्कुल पत्थर की मूरत बनकर उसे परखने लगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे उस्ताद ने सफेद डिब्बा खोला। अंदर हरे रंग के बांस का एक टुकड़ा रखा था जो करीब आधा फीट लंबा था। उसने जैसे ही उसे छुआ, उस बांस से सोने के रंग की बिजली कड़की। कमरे में गूंज उठी और वो बिजली उसकी उंगली जितनी मोटी थी। वो शख्स चिल्ला उठा, अरे, ये तो गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू है। बीच वाली औरत भी ये सुनकर उछल पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सावधानी से कहा, हैं, गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू? भाई साहब, जरा ध्यान से देख लेना, कहीं कोई गलती ना हो जाए। उस शख्स ने डिब्बा पकड़ते हुए जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। हैंडली के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और खामोशी से तमाशा देखने लगा। उस उस्ताद ने अपनी आस्तीन से काले रंग की छोटी सी सुराही निकाली। उसने उस सुराही का मुंह बांस की तरफ किया और नीचे से एक थपकी दी। सुराही से काले रंग के धुएं का एक गोला निकला और सीधा उस बांस से टकराया। जैसे ही दोनों मिले, एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! उस बांस से सोने जैसी बिजली की कई लहरें निकली और उन्होंने उस काले धुएं को पल भर में भस्म कर दिया। वो शख्स फिर भी नहीं माना। उसने एक हरे रंग का मर्तबान निकाला और उसमें से हरी गैस छोड़ी, लेकिन उस बांस की बिजली ने उसे भी चकनाचूर कर दिया। वो उस्ताद अब पक्के यकीन के साथ बोला, कोई शक नहीं है, ये असली गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू ही है। बीच वाली औरत ने अपनी गर्दन हिलाई और दूसरे से पूछा, शुक्रिया, अब जरा उस गोली का हाल भी बता दो, इसमें तो अपनी ही जान लग रही है, पक्का कोई भारी चीज होगी। उस शख्स ने बहुत देर तक उस गोली को घूरने के बाद कहा, इस दवाई में लकड़ी की शक्ति कूट कूट कर भरी है, साथ ही इसमें मिट्टी और लोहे जैसी ताकतों का भी मेल है। इस गोली के अंदर अपना खुद का एक छोटा सा दिमाग पैदा हो चुका है। ये लेवल 7 और 8 के लोगों के लिए वरदान है, लेकिन अगर लेवल 9 का बंदा इसे खाएगा तो असर 10% भी नहीं होगा। ये गोली पहले दर्जे की चीज है। हैंडली का दिल एक पल के लिए धड़का। उसे यकीन नहीं था कि ये लोग इतनी सटीकता से सच बोल देंगे। वो औरत मुस्कुराई और बोली, बधाई हो कल्टीवेटर, ये बांस और ये गोलियां दोनों ही ऑक्शन का हिस्सा बनेंगी। ये बांस तो आज के खेल की सबसे बड़ी चीजों में से एक होगा जो आखिर में पेश किया जाएगा। वैसे इन गोलियों का नाम क्या है? और हाँ, मैं एक शुरुआती कीमत बता रही हूँ, आप बताओ कि आपको मंजूर है या नहीं। हैंडली के कुछ बोलने से पहले ही उसने मेज से एक सफेद पत्थर की पर्ची उठाई, उस पर अपनी उंगली से कुछ लिखा और उसे हैंडली की तरफ फेंक दिया। हैंडली ने उसे हवा में लपका और बस एक नज़र देखकर गर्दन हिला दी। हैंडली ने कहा, कीमत तो ठीक है, पर मुझे पता है कि ये चीज़ें अपनी शुरुआती कीमत से कहीं ज़्यादा महंगी बिकेंगी। इन गोलियों को राइजिंग ड्रैगन पिल्स कहते हैं। इन्हें बनाने में मेरी नानी याद आ गई थी। लड़की हंसते हुए बोली, राइजिंग ड्रैगन पिल्स, ठीक है, इसी नाम से बिकेंगी। ये पर्ची संभाल कर रखना, ऑक्शन खत्म होने के बाद यही दिखाकर अपनी रकम वसूल करना। हैंनरी ने हाथ जोड़कर सलाम किया और बोला, जरूर, अब मैं चलता हूँ। उस कमरे की पाबंदी कैसे हटी ये उसे पता नहीं चला, लेकिन वो नीला पर्दा खुद ब खुद हट गया। हैंनली बाहर निकला और बिना किसी की तरफ देखे सीधा ऑक्शन हॉल की तरफ चल दिया। हॉल के बाहर अब इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हैंनली भी उस रेले में शामिल हो गया।
एक पीले उजाले वाले रास्ते से गुजरने के बाद वो एक ऐसे हॉल में पहुंचा जिसे देखकर उसकी अकल चढ़ने चली गई। वो जगह इतनी बड़ी थी कि उसमें एक छोटा शहर बस जाए। उस हॉल को 3 मंजिलों में बांटा गया था। बीच वाली और सबसे ऊपर वाली मंजिलें सफेद रंग की थीं और बिना किसी खंभे के हवा में लटक रही थीं। ये देखकर हैंडली का दिमाग घूम गया। नीचे और बीच वाली मंजिल पर सामान्य मेज कुर्सियां थीं जो एक दूसरे से काफी दूर रखी थीं, लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर छोटे छोटे आलीशान कमरे बने हुए थे। उन कमरों से रह रहकर रोशनी निकल रही थी, जिससे पता चलता था कि वहां बड़े बड़े दिग्गजों के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। हैनली ने बस एक नज़र ऊपर डाली और फिर चुपचाप नीचे के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। वो वहां एक साए की तरह दुबक गया और ऑक्शन शुरू होने का इंतजार करने लगा। अब देखते हैं कि किस्मत का ऊंट किस करवट बैठता है, उसने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें मूंद ली। हानली अपनी कुर्सी पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठ गया। करीब 2 घंटे बीत गए और इस बीच हॉल के भारी भरकम दरवाजों से विदेशी और अजीबोगरीब नस्लों के जीव जंतुओं का ऐसा रेला उमड़ा जैसे चींटियों की कतार चल रही हो। देखते ही देखते वो विशालकाय 3 मंजिला हॉल ऊपर से नीचे तक खचाखच भर गया। यहाँ तक कि ऊपर की मंजिलों पर बनी आलीशान केबिन भी पूरी तरह फुल हो चुकी थी। अरे, नज़ारा तो ऐसा था कि देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। उस नीलामी में कदम रखने वाला सबसे फुसफुसिया और कमजोर जीव भी नेसेंट सोल स्टेज का धुरंधर था, और जो सबसे तगड़े वाले दिग्गज थे वो तो सीधा बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर कुंडली मारे बैठे थे। हान ली भी अपनी पैनी निगाहों से गिना तो उसे 4-5 ऐसे महारथी साफ दिखे जिनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उन दिग्गजों में डुआन टियन रेन और क्यान जीजी तो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बाकी के जो 2-4 बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज वाले धुरंधर हानली को नजर आए, वे भी पक्का अपनी अपनी नस्लों के बड़े रसूखदार एल्डर ही रहे होंगे। हानली के वहां पहुंचने से पहले ही कम से कम 60 से 70 ऐसे दिग्गज ऊपर के केबिनों में जाकर डेरा डाल चुके थे, जो सबके सब बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के लेवल पर पहुंच चुके थे। लेकिन हानली ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, उसे कहीं भी काई ल्यूइंग नजर नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा कि या तो वो औरत हानली के आने से बहुत पहले ही किसी केबिन में जाकर दुबक गई है, या फिर उसे इस नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस ठसाठस भरे हुए हॉल को देखकर हानली के सीने से एक गहरी और ठंडी आह निकली। हुफ! वो मन ही मन दंग रह गया। उसने सुन रखा था कि क्लाउड सिटी में क्लाउड की 13 नस्लें और बाहर के न जाने कितने परदेसी रहते हैं, लेकिन एक ही शहर में इतने सारे बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के दिग्गजों का जमावड़ा होना वाकई अकल चरने जाने वाली बात थी। डीप हेवन सिटी जैसे बड़े शहर में भी, जहां इंसान और दानव नस्ल के सबसे क्रीम लोग रहते थे, वहां भी कुल मिलाकर मुश्किल से 1 दर्जन भर ही बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज वाले धुरंधर हुआ करते थे। जब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आईं तो पूरा हॉल खचाखच भर गया, मानो तिल धरने की जगह न बची हो। तभी टन 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 करके 3 बार घंटी की आवाज गूंजी और हॉल का मुख्य फाटक धीरे धीरे बंद होने लगा। उस दरवाजे से 5 रंगों की बिजली जैसी रोशनी फूट रही थी। जैसे ही फाटक पूरी तरह भिड़ गया, नीलामी का खेल शुरू हो गया। हॉल के बिल्कुल सामने एक बहुत ऊंचा स्टेज बना था, जिसकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। उस स्टेज के चारों कोनों पर सोने के बने 4 इंसानी पुतले खड़े थे। वे पुतले बहुत पुराने जमाने के डिजाइन के थे और कई फीट ऊंचे थे। उनके हाथों में चांदी के चमकते चमकते बड़े बड़े भाले थे। वे पुतले भले ही बुत बनकर खड़े थे, लेकिन उनसे ऐसी खौफनाक और डरावनी लहरें निकल रही थीं कि देखने वाले की रूह कांप जाए। साफ पता चल रहा था कि वे मामूली खिलौने नहीं, बल्कि मौत के सौदागर हैं। स्टेज के एंड बीचों बीच एक नीले रंग की फॉर्मेशन बनी थी, जिसके अंदर एक लाल रंग की मेज रखी थी। उस मेज पर न जाने कितने रहस्यमयी और अजीबोगरीब अक्षर उकेरे गए थे। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, वो नीली फॉर्मेशन जगमगा उठी और उससे भूं भूं की आवाज निकलने लगी। रोशनी के चमकते ही मेज के पीछे अचानक एक धुंधली सी परछाई प्रकट हुई। ओ, वो तो एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। शुरू में वो आदमी धुंधला सा था, लेकिन पलक झपकते ही वो साफ दिखने लगा। वो एक सभ्य और सलीकेदार दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने रेशमी चमकदार चोगा पहना था और उसकी दाढ़ी मूंछ बिल्कुल साफ थी। दिखने में तो वो बिल्कुल आम इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही हानवी ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस उस आदमी की तरफ दौड़ाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरान होकर महसूस किया कि वो आदमी कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि बॉडी इंटीग्रेशन के मिड लेवल का दिग्गज था। उसके शरीर से निकलने वाली अंदरूनी शक्ति इतनी भयानक थी कि हान ली को तुरंत समझ आ गया कि ये बंदा पल भर में तबाही मचा सकता है। लगता था कि उस आदमी का क्लाउड सिटी में बड़ा रौम था, क्योंकि उसके आते ही पूरे हॉल की बकबक ऐसे बंद हो गई जैसे किसी ने सबकी जुबान पर ताला जड़ दिया हो। यहाँ तक कि हानली ने देखा कि आसपास बैठे कई धुरंधर तो उस आदमी को खौफ भरी नजरों से ताक रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आई और शाओ बुई ने अपना हाथ जोड़ते हुए बड़े शांत अंदाज में बोला, तमाम कल्टीमेटर दोस्तों को मेरा सलाम है।
मैं श्याओ बुई हूँ। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग मेरा नाम जानते होंगे और कुछ तो मुझसे मिल भी चुके होंगे। इसलिए मैं अपनी तारीफ के पुल बांधने में वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। चूंकि मेरी सैंड रेस इस 4 रेस ऑक्शन को कराने में साझेदार है, इसलिए मुझे आज मेजबानी करने को कहा गया है। मैं नीलामी के कायदे कानून समझाकर आपका सिर नहीं दुखाऊंगा, क्योंकि आप सब इतने बड़े दिग्गज हैं कि आपको पता ही होगा कि यहाँ कैसे बोली लगाई जाती है और कैसे तहजीब में रहा जाता है। बस इतना बता देता हूँ कि नीलामी के अंत में जो चीजें आने वाली हैं वे पिछली बार की नीलामी से भी ज्यादा कीमती हैं। सच तो यह है कि कुछ दोस्तों के लिए आखिरी चीज उस ग्रेट फॉर्चून पिल से भी ज्यादा कीमती साबित होगी, जो पिछली बार रिकॉर्ड कीमत पर बिकी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के खेल शुरू करते हैं। श्याओ बुई की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी शक्ति का ऐसा पुट दिया था कि उसका एक एक शब्द हॉल के कोने कोने में बैठे लाखों लोगों के कानों में साफ सुनाई दिया। बस इतना कहना था कि पूरे हॉल में खलबली मच गई और लोगों की दिलचस्पी 7वें आसमान पर पहुंच गई। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, नीली फॉर्मेशन से फिर से वैसी ही आवाज आई और मेज पर 12 छोटी छोटी रोशनी की आकृतियां उभरी और फिर चमक के साथ मेज पर अलग अलग साइज के डिब्बे और एक हाथ के बराबर की हरे रंग की येड़ की पट्टी प्रकट हुई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। श्याओ बुई ने बड़े सलीके से उस पट्टी को उठाया और अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसके अंदर की जानकारी पढ़ी। फिर उसने एक डिब्बा उठाया और उसका ढक्कन खोलते हुए जोर से चिल्लाया। जैसा कि हमेशा होता आया है, हम शुरुआत अलग अलग तरह के सामानों और जड़ी बूटियों से करेंगे। सबसे पहले पेश है ये फीनिक्स स्टोन। उसने जैसे ही डिब्बा ऊपर उठाया, उसके अंदर से एक चीज हवा में तैरने लगी। वो एक अजीब सा पत्थर था जिससे इंद्रधनुष जैसी रोशनी निकल रही थी और उसकी बनावट किसी परिंदे जैसी थी। श्याओ बुई ने उस पत्थर को घुमाकर देखा और दहाड़ा। फीनिक्स स्टोन वो नायाब चीज है जो सिर्फ वहीं मिलती है जहां असली फीनिक्स पैदा होते हैं। हथियार बनाने हो या दवाई, इसका कोई सानी नहीं है। ये पत्थर 1.7 किलो का है और बिल्कुल शुद्ध है। इसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। इसकी शुरुआती बोली 20 लाख स्पिरिट स्टोन से शुरू होगी। फीनिक्स स्टोन वाकई बड़े काम की चीज थी और इतने बड़े टुकड़े के लिए 20 लाख तो कुछ भी नहीं थे। यहाँ तक कि हैंडली का मन भी डोल गया। उसने सोचा कि भले ही अभी काम ना आए, लेकिन खरीद कर रख लेता हूँ। क्या पता कब आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए और इसकी जरूरत पड़ जाए। पर अगले ही पल जो तमाशा हुआ, उसे देखकर हैंडली ने अपना इरादा त्याग दिया। जैसे ही श्याओ बुई ने कीमत बताई, बोलियां ऐसे गिरने लगी जैसे आसमान से ओले गिर रहे हों। श्याओ बुई को तो लोगों को उकसाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखते ही देखते कीमत 40 लाख के पार पहुंच गई, यानी सीधा डबल। आखिर में डार्क ग्रीन रेस की एक औरत ने अपनी जिद अड़ा दी और 52 लाख स्पिरिट स्टोन्स की भारी भरकम कीमत देकर उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। उसने तुरंत के तुरंत ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स पटके और पत्थर लपेटे में ले लिया। हैनली ने अपनी जिंदगी में बहुत सी नीलामियां देखी थी, लेकिन ये देखकर उसकी भी हवा टाइट हो गई। फीनिक्स स्टोन कीमती तो था, पर इतनी ऊंची कीमत उसकी तो समझ से बाहर था। उसने तुरंत हार मान ली और चुपचाप तमाशा देखने लगा। इसके बाद श्याओ बुई ने दूसरा डिब्बा खोला। उसके अंदर से एक चमकता हुआ सुनहरा फूल निकला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब पेश है 6000 साल पुराना गोल्डन मोनार्क फ्लावर। कीमती दवाइयां बनाने के लिए इससे बढ़िया चीज दुनिया में नहीं है। इसकी शुरुआत 30 लाख स्पिरिट स्टोन से होगी। वो फूल किसी इंसान के सिर जितना बड़ा था और उसकी पंखुड़ियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी सुनार ने शुद्ध सोने से गढ़ी हों। फीनिक्स स्टोन के उलट पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। लोगों के चेहरे का रंग बदलने लगा और सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसकी वजह साफ थी, आधे से ज्यादा लोगों ने तो इस गोल्डन मोनार्क फ्लावर का नाम तक नहीं सुना था और कीमत फीनिक्स स्टोन से भी ज्यादा थी। हैनली अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसने भी ये फूल पहली बार देखा था, लेकिन श्याओ बुई के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे इस माल पर पूरा भरोसा है। 30 लाख, एकदम से आवाज गूंजी। सबने गर्दन घुमाकर देखा तो वो एक दुबला पतला मरियल सा दिखने वाला बुढ़ा था जिसके सिर पर 2 सफेद सींग थे। 32 लाख, दूसरे ने नेहले पे दहला मारा। 35 लाख, 38 लाख, एक के बाद एक बोलियां लगने लगी। हॉल में मुश्किल से 12-15 लोग ही थे जो बोली लगा रहे थे, लेकिन वो सब इस फूल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि देखने वालों के पसीने छूट गए। लगता था कि भले ही कम लोग इस फूल के बारे में जानते थे, पर जो जानते थे उनके लिए ये जान से भी प्यारा था। आखिर में उस सफेद सींग वाले बुढ़े ने अपने दांत पीसकर 70 लाख की ऐसी भारी बोली लगाई कि सबकी बोलती बंद हो गई। श्याओ बुई ने एक एक करके मेज पर रखे सारे डिब्बे खाली कर दिए। वहां बैठे सबके सब ऊंचे लेवल के महारथी थे, इसीलिए उसे हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ हाथों हाथ बिक गया।
जब सारे डिब्बे खत्म हो गए तो नीली फॉर्मेशन फिर से चमकी और मेज पर 7-8 छोटी शीशियां प्रकट हुईं। इस बार बारी थी जादुई रसों और अर्कों की। ये चीजें तो और भी ज्यादा कीमती निकलीं। लोगों में इन्हें पाने के लिए ऐसी होड़ मची कि पूछो मत। शुरू की सारी शीशियां अपनी शुरुआती कीमत से 3-4 गुना दाम पर बिकी। लोग हैरान थे कि यहाँ तो पैसे की कोई कद्र ही नहीं है। देखते ही देखते सारी शीशियां बिक गईं। बस एक सफेद रंग की छोटी शीशी बच गई थी। शियाओ बुई, जो अब तक बिल्कुल शांत खड़ा था, उस आखिरी शीशी को देखकर उसकी आंखों में भी लालच की एक चमक कौंध गई। उसने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी और बड़े ही रूखे अंदाज में बोला, ये ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड की आधी शीशी है। इसकी बोली 1,80,00,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होगी। हैं? क्या कहा? ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड? क्या मेरे कान सही सुन रहे हैं? ये चीज नीलामी में कैसे आ सकती है? और सिर्फ 1,80,00,000? अरे भाई, क्या ये असली है? ये तो अंत में बिकने वाली चीज होनी चाहिए थी। ये तो हमारे स्पिरिट रेल्म के 7 सबसे कीमती रसों में से एक है। पूरे हॉल में जैसे पागलपन सवार हो गया। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े और उस छोटी सी शीशी को ऐसी भूखी नजरों से देखने लगे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। ऊपर के कबिनों से भी हैरानी भरी चीखें सुनाई दी। यहाँ तक कि हैन ली का चेहरा भी खौफ और हैरानी से सफेद पड़ गया जैसे ही उसने उस जादुई रस का नाम सुना। हान ली ने इस ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। सच तो ये है कि ये जादुई तेल उसके लिए बरसों से एक ऐसा सपना था जिसे वो सोते जागते हर पल पाना चाहता था। ये तेल कोई मामूली तेल नहीं था, बल्कि इसे एक बेहद दुर्लभ और आसमानी आग यानी हेवनली फ्लेम को पकाकर और छान कर निकाला जाता था। दुनिया में जितने भी बेशकीमती सामान मिलते हैं, उनके मुकाबले ये ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड मिलना उतना ही मुश्किल था जितना कि रेगिस्तान में सुई ढूंढना। हान ली ने जब अपनी रिसर्च की थी, तब उसे लगा था कि चिंग युआनजी ने उसे जो सामान जुटाने की लिस्ट दी है, उसमें से ये तेल मिलना सबसे टेढ़ी खीर साबित होगा। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने इसे नीलामी की मेज पर देखकर उसे गहरा झटका लगा। ओह! उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो चीज़ किसी बड़ी नीलामी का आखिरी और सबसे खास धमाका होनी चाहिए थी, उसकी शुरुआती कीमत इतनी कम कैसे हो सकती है। 18 करोड़ स्पिरिट स्टोन्स कोई छोटी-मोटी रकम नहीं थी। अच्छों के पसीने छूट जाएं इसे जुटाने में, पर इस तेल की असली औकात के सामने तो ये कौड़ियों के भाव बिक रहा था। हान ली के शातिर दिमाग में तुरंत घंटी बजी कि पक्का इस डाल में कुछ काला है। उसे पूरा भरोसा था कि ये नीलामी करने वाला शियाओ बुई अभी जरूर कोई ऐसा राज खोलेगा जिससे इस कम कीमत का पर्दाफाश हो जाएगा। सिर्फ हान ली ही नहीं, उस बड़े से हॉल में बैठा हर शख्स हैरानी और उम्मीद के बीच झूल रहा था। सबकी नजरें शियाओ बुई के चेहरे पर गड़ी थी। हाँ, आखिर मामला क्या है? शियाओ बुई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे पता हो कि सबकी अकल चरने गई है। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोलना शुरू किया, मैं जानता हूं कि इस ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड की शुरुआती कीमत सुनकर आप सबके कान खड़े हो गए हैं, पर इसकी एक ठोस वजह है। असल में ये तेल उस असली आग से ही निकाला गया है, लेकिन इसे पकाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ये असली माल के मुकाबले एक खोट वाला सामान है। पर मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि काम ये वही करेगा जो असली तेल करता है, बस इसकी ताकत असली के मुकाबले काफी कम होगी। खोट वाला सामान? हॉल में खामोशी छा गई और लोग अपनी भौहें किकोड़कर सोचने लगे। अरे, खोट वाली दवाइयों और औजारों के किस्से तो पहले भी सुने थे, पर वो सब कूड़े के भाव बिकते थे, क्योंकि उनका असर असली के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होता था। किसी भी बड़ी चीज को बनाने के लिए रत्ती भर की गलती भी सब गुड़ गोबर कर देती है। अचानक से उस भीड़ का जोश ऐसे ठंडा पड़ गया जैसे किसी ने जलते अंगारों पर बर्फ का पहाड़ रख दिया हो। तभी ऊपर के एक खास केबिन से एक आदमी की ठंडी हंसी गूंजी। वो शख्स अपनी रौबदार आवाज में चहका, मुझे तो लगा था कि 18 करोड़ बहुत कम है, पर यह सुनकर कि इसमें खोट है, अब मुझे ये कीमत भी आसमान छूती लग रही है। शियाओ बुई ने ऊपर केबिन की तरफ गर्दन घुमाई और बड़ी नरमी से जवाब दिया, कल्टीवेटर ली, मुझसे मोल भाव करने का कोई फायदा नहीं है। ये कीमतें नीलामी घर ने तय की हैं। वैसे क्या ये ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड आपके आग वाले शरीर के लिए बेहतरीन नहीं रहेगा? कल्टीवेटर ली ने झिझकते हुए अपनी नफरत भरी आवाज में जवाब दिया, छह, अगर ये असली होता तो मैं अपनी जान की बाजी लगा देता, पर इस खोट वाले माल का मैं अचार डालूंगा क्या? ये मेरे किसी काम का नहीं है।
शियाओ बुई बस मुस्कुराया और उसने बहस करने के बजाय अपनी आस्तीन झटकी। एक नीली रोशनी चमकी और उस छोटी सी शीशी का ढक्कन खुद ब खुद उड़ गया। तभी शीशी के अंदर से लाल रंग की आग की एक लपट बाहर निकली और उसके पीछे पीछे लाल रंग का बूंदों का एक गोला हवा में तैरने लगा। वो तेल इतना साफ था कि उसके आर पार देखा जा सकता था और उससे निकलने वाली लाल चमक पूरी मेज पर फैल गई। शियाओ बुई ने उसे गौर से देखा और अपने हाथ में सफ़ेद रोशनी पैदा की, जिससे 1 फुट लंबी उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई। उस पुरानी तलवार की धार से ठंडी चमक निकल रही थी, जिससे साफ पता चलता था कि वो कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि ऊंचे लेवल का हथियार है। शियाओ बुई ने अपनी कलाई को झटका और वो तलवार बिजली की फुर्ती से उस लाल तेल के गोले की तरफ लपकी। अगले ही पल वहां जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही वो तलवार उस तेल से टकराई, एक जोरदार सिर्र की आवाज आई और सफेद धुएं का गुबार हवा में छा गया। पलक झपकते ही वो फौलादी तलवार तवे जैसी लाल पड़ गई और देखते ही देखते मोम की तरह पिघलकर गायब हो गई। ओह! ये नज़ारा देखकर हॉल में बैठे लोगों की सांसें थम गई। शियाओ बुई ने लोगों की हिचकिचाहट भांपते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। उम्मीद है आप सब ने ये अपनी आंखों से देख लिया होगा। भले ही इसमें खोट है, पर ये पत्थर और लोहे को पानी बनाने का दम रखता है। औजार बनाने वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इतना बोलकर उसने अपने मुंह से नीली अंदरूनी शक्ति का एक गोला छोड़ा, जिसने उस लाल तेल को चारों तरफ से घेर लिया। वो तेल एकदम से ऐसे भड़का जैसे कोई फीनिक्स पक्षी राख से उठ खड़ा हुआ हो। एक धमाके के साथ वो एक बहुत बड़े आग के गोले में बदल गया। पूरे हॉल में ऐसी तपिश फैली कि जो लोग मंच के करीब बैठे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो खौलते हुए लावा के बीच खड़े हों। वहां बैठे सभी लोग ऊंचे लेवल के कल्टीवेशन वाले दिग्गज थे, इसलिए उन्हें उस गर्मी से चोट तो नहीं लगी, पर वो नज़ारा देखकर उनके पसीने छूट गए। सबको समझ आ गया कि शियाओ बुई ने तो बस अपनी अंदरूनी शक्ति को एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल किया था। असली खेल तो उस तेल की खुद की ताकत का था। हॉल में फिर से खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। जो लोग पहले मुंह बना रहे थे, अब उनकी आंखों में उस तेल को पाने की लालच फिर से जाग उठी थी। शियाओ बुई ने अपनी आस्तीन हवा में लहराई और वो आग का गोला बुझ गया और वो तेल वापस शीशी के अंदर जा समाया। उसने झट से ढक्कन बंद किया और शीशी को अपनी हथेली पर टिका लिया। उसने बिना वक्त गंवाए ऐलान किया, ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड की बोली अब शुरू होती है। 30 करोड़! अचानक हॉल के एक कोने से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबके कान फाड़ दिए। किसी ने सीधे कीमत को लगभग 2 गुना बढ़ा दिया था। लोग हक्के बक्के रहकर उस तरफ देखने लगे कि आखिर ये कौन धुरंधर है जिसने सीधा नहले पे दहला मारा है। वो और कोई नहीं, काले कपड़ों में बैठा पीले चेहरे वाला हान ली था। हान ली की इस चाल ने आधे लोगों की हिम्मत तोड़ दी। उन्हें लगा कि एक खोट वाले सामान के लिए इतनी बड़ी रकम देना अक्ल चरने जाने जैसा है। उधर हान ली पत्थर की मूरत बना बैठा था, पर उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ रही थी। वो जानता था कि भले ही इसमें खोट हो, पर किंग युआनजी का काम इससे चल जाएगा। उसे पता था कि अगर आज ये मौका हाथ से गया तो असली तेल उसे 7 जन्मों तक नहीं मिलने वाला। उसने जानबूझकर इतनी बड़ी बोली लगाई थी ताकि बाकी लोगों की हवा टाइट हो जाए और वो डर के मारे बैठ जाएं। उसे पता था कि अगर लोग धीरे धीरे बोली बढ़ाते तो जोश जोश में कीमत बहुत ऊपर चली जाती। उसकी ये तरकीब काम कर गई और पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। शियाओ बुई ने हानली की तरफ देखा और चिल्लाया, इस कल्टीवेटर ने 30 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और खलीफा मैदान में है? वरना 3 गिनते ही ये शीशी इनकी हो जाएगी। 1। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी, 32 करोड़। हानली की भौहें तन गई। उसने पलटकर देखा तो एक पीले कपड़ों वाला बूढ़ा बैठा था, जिसके बाल घास फूस जैसे थे, पर आंखें चील की तरह तेज थीं। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो ओल्ड मैन फू है, इसे इसकी क्या जरूरत पड़ गई। हानली अभी कुछ सोच ही पाता कि ऊपर कैबिन से एक औरत की सुरीली आवाज आई, 40 करोड़। ये सुनते ही ओल्ड मैन फू का चेहरा उतर गया। उसने ऊपर की तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, पर फिर हार मानकर अपना सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि ऊपर बैठने वाली वो औरत होली रेस की कोई बड़ी हस्ती है, जिससे पंगा लेना मौत को दावत देना है। 40 करोड़ एक बार, 40 करोड़ 2 बार। शियाओ बुई मुस्कुरा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस खोट वाले माल की इतनी अच्छी कीमत मिलेगी। उसे लगा कि अब कोई भी उस होली रेस की हस्ती के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो 3 कहने वाला था, हान ली ने अपनी भावहीन आवाज में धमाका किया, 45 करोड़। पूरे हॉल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब हानली को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। एक अपर रेस का मामूली बंदा होली रेस की हस्ती को चुनौती दे रहा था। 47 करोड़।
ऊपर से उस औरत की आवाज अब बर्फीली हो चुकी थी। उसे हानली की ये गुस्ताखी चुभ रही थी। हानली की पलकें झपकी, पर उसका इरादा नहीं डिगा। उसने अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए कहा, 50 करोड़। ये उसके पास बचे आखिरी स्टोन्स थे। अगर अब बोली बढ़ी तो उसे मैदान छोड़ना पड़ता। लेकिन खुशकिस्मती से उस औरत के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक गुस्से भरी हाँ की आवाज निकाली और चुप हो गई। शियाओ बुई ने फटाफट गिनती पूरी की और दहाड़ा, ठीक है, ये ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड का आधा हिस्सा 50 करोड़ में इस कल्टीवेटर का हुआ। जल्दी आकर अपनी पेमेंट जमा करें। हान ली ने राहत की एक लंबी सांस ली। फ्यूह। वो अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। उसने अपनी स्टोरेज ब्रेसलेट से कीमती पत्थरों की थैली निकाली और शियाओ बुई को थमा दी। शियाओ बुई ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उन पत्थरों को जांचा और सिर हिलाकर शीशी हान ली को दे दी। हान ली ने ढक्कन खोलकर एक बार अंदर झांका और उसके चेहरे पर जीत की चमक आ गई। उसने हल्का सा सिर झुकाया और वापस अपनी सीट की तरफ चल दिया। उसे महसूस हो रहा था कि सैकड़ों आंखें उसकी पीठ में छेद कर रही हैं और उनमें से ज्यादातर लोग उसके दुश्मन बनने की तैयारी में थे। पर हान ली को इसकी परवाह नहीं थी। उसे वो मिल गया जिसके लिए उसने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। हान ली ने जब ये नज़ारा देखा तो उसके मन में एक ठंडी और कड़वी हंसी फूट पड़ी। यहाँ बैठे ये लोग खुद को बहुत शातिर समझ रहे हैं। उसने अपने मन ही मन में सोचा कि भले ही यहाँ कुछ ऐसे धुरंधर बैठे हों जिन्होंने छिपने छुपाने की कोई खास और गुप्त टेक्निक सीख रखी हो, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही जान पाएंगे कि उसने भेस बदल रखा है। उसकी असली सूरत तक पहुंचना तो दूर की बात है। आखिर दुआन टियान रेन जैसा दिग्गज जो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के बिल्कुल शिखर पर बैठा है, वो भी उसकी असली शक्ल को पहचानने में नाकाम रहा था। अब इस नीलामी घर के बड़े बड़े सूरमा भला उस आधे डिब्बे खराब स्पिरिट लिक्विड के लिए उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ेंगे? छी, इतनी छोटी चीज के लिए कोई अपनी इज्जत दाम पर नहीं लगाता। यही सब सोचकर हान ली अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपनी आंखें ऐसे मूंद लीं जैसे उसे बाकी की नीलामी से अब कोई सरोकार ही ना बचा हो। फ्यू, माहौल एकदम शांत था। इसके बाद सब कुछ मक्खन की तरह आराम से चलता रहा। दो चार चीजें तो ऐसी बिकी जिनकी कीमत उस ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड से भी कहीं ज्यादा निकल गई, पर उन्हें आखिरी धमाके के लिए बचाकर नहीं रखा गया था। उनमें से एक तो प्राचीन काल से चली आ रही एक अनोखी चीज थी जिसे मायरियाड बीस्ट कॉन्च हॉर्न कहते थे। हालांकि वो कोई डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर नहीं था, पर उसकी गूंज में ऐसा जादू था कि उसके बजते ही एक बड़े इलाके के सारे छोटे मोटे जंगली जानवर और स्पिरिट बीस्ट्स मालिक के तलवे चाटने लगते थे। हाँ, वाकई कमाल की चीज थी। दूसरी चीज वो राइजिंग ड्रैगन पिल्स की शीशी थी जिसे खुद हान ली ने अपनी मेहनत से तैयार किया था। जैसे ही शाओ बुई ने मंच पर खड़े होकर उन गोलियों के चमत्कारी असर के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बताना शुरू किया, पूरा नीलामी घर पागलों की तरह शोर मचाने लगा। ओह, हर कोई अपनी जगह से उछल रहा था। ये गोलियां अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने और कल्टीवेशन के अगले पायदान पर पहुंचने के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। लोगों के मन में बस एक ही बात थी, जितनी मिल जाए उतनी कम है। स्पेशल टेम्परिंग स्टेज की गोलियां ऐसी नीलामियों में जल्दी देखने को नहीं मिलती थी, इसलिए जैसे ही उनसे पर्दा हटा, बोली लगाने वालों के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि पूछो मत। यहाँ तक कि वो लोग भी अपनी पूरी तिजोरी खाली करने को तैयार थे जो अभी स्पेशल टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचे भी नहीं थे। वो सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल काम आएंगी ही। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से चला गया तो फिर पछताते फिरेंगे। और जो बेचारे स्पेशल टेम्परिंग स्टेज पर अटके हुए थे और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, उनकी तो जान ही उन गोलियों में अटकी हुई थी। अरे पता नहीं अगली बार ऐसी गोलियां कब मिलेंगी। उनके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। अंत में जब बोली रुकी तो सबके होश उड़ गए। वो राइजिंग ड्रैगन पिल्स की शीशी पूरे 63 लाख के भारी भरकम दाम पर बिकी। ये कीमत तो उस रकम से भी कहीं ज्यादा थी जो हान ली ने अपनी चीज के लिए चुकाई थी। हान ली की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वो गोलियां उसी होली रेस की औरत ने खरीदी थी जिसने पहले उससे ग्लेज्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड छीनने की कोशिश की थी। इस औरत को तो इन गोलियों की जरूरत भी नहीं है। पक्का अपने किसी चेले चपाटे या खानदान के किसी छोटे लड़के के लिए ले रही होगी। ये देखकर नीचे और बीच वाली मंजिल पर बैठे लोगों के चेहरे उतर गए। उनका तो गुड़ गोबर हो गया था। हान ली ने भी एक लंबी ठंडी सांस ली। हफ, अगर मैं इन 2 सालों में खाई हुई सारी गोलियों का हिसाब लगाऊं तो आज मैं कितना अमीर होता। उसे याद आया कि उसने कितनी बेदर्दी से वो कीमती गोलियां गड़प ली थीं। आने वाली कई सदियों तक उसे यही करना था।
छी, कितनी बर्बादी है ये। पर फिर उसे ख्याल आया कि अगर उसके पास ये गोलियां ना होती तो उसकी साधारण सी काबिलियत के साथ डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से स्पेशल टेम्परिंग स्टेज तक कुछ ही सदियों में पहुंचना नामुमकिन था। यही वजह थी कि उसके दिल में उस रहस्यमयी छोटी बोतल की जगह किसी भी कीमती खजाने से ऊपर थी। उस खजाने से वो शायद पूरी दुनिया पर राज कर लेता, पर इस बोतल के बिना तो वो कल्टीवेशन की राह पर 2 कदम भी नहीं चल पाता।